Hello everyone, welcome to IKTAB. So let's start with the editorial discussion for 17th of March. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए द हिंदू के अंदर आज काफी अच्छे एडिटोरियल्स आए हुए हैं, जिसमें से एक हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल फ्रीडम के इंपॉर्टेंस के बारे में। नाउ ये हम बात करेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हिजाब केस। हिजाब आपको याद होगा, जो कि कर्नाटका के उदुपी नाम का जो प्लेस था, वहां पर ये पर्टिकुलर जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, उसके कारण जो गर्ल्स थी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने अपील किया था दैट उनका स्कूल जो है वो उनको टेक्निकली हिजाब पहनने से मना कर रहा है। तो इस चीज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या क्या जजमेंट्स वगैरह दिए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट द क्लीन एनर्जी। देखिए हम जानते हैं कि इंडिया राइट नाउ लगातार अपने फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ करके क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्लीन एनर्जी को बनाते टाइम बहुत सारे हम ऐसे केमिकल्स का, बहुत सारे ऐसे मेटल्स का यूज करते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, राइट। तो उस चीज का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हम किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्लीन एनर्जी के अंदर ही एक टाइप का रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बना सकते हैं, इस चीज के बारे में हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एडिटोरियल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द हिजाब केस, और उसके थ्रू हम बात करेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में, किस तरीके से इंडिविजुअल फ्रीडम को यहां पर प्रोटेक्ट या फिर अपलिफ्ट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ दिनों पहले कर्नाटक के अंदर एक उदुपी नाम का प्लेस है, जहां पर एक हिजाब रोज स्टार्ट हुआ था। जहां पर क्या हुआ था, कुछ गर्ल्स जो कि इस्लाम के रिलीजन को फॉलो करती हैं, दे स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब एंड गोइंग टू स्कूल। बट उनके स्कूल अथॉरिटीज ने उनको स्कूल के अंदर के प्रेमाइसेस के अंदर आने से मना कर दिया बाय वेयरिंग हिजाब। मतलब अगर किसी गर्ल ने अगर कोई हिजाब पहना हुआ है, अगर वो फिर स्कूल के अंदर आना चाहती है तो उनको मना कर दिया गया। सेकंड चीज, उनको क्लास अटेंड करने से मना कर दिया गया इफ दे आर रिलेक्टेंट कि मतलब बिना हिजाब के अगर वो नहीं आएंगे, यानी कि अगर एक नॉर्मल स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आएंगे तो उनको एग्जाम वगैरह देने से या फिर क्लासरूम में बैठने से भी मना कर दिया गया। पॉइंट कम्स कि फिर वो जो गर्ल्स थी वो दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट अपील किया। डिसाइड की जो हिजाब है वो उनका पहली बात तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, और सेकंड चीज जो उनका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है वो यहां पर वायलेट हो रहा है। और दोनों ही हम जानते हैं, दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एंटरटेन किया और रिसेंटली इसके ऊपर एक जजमेंट दिया है। जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मानने से मना कर दिया है कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, और सेकंड चीज ये भी मानने से मना कर दिया है कि ये एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का पार्ट हो सकता है। टेक्निकली गर्ल्स हैव बीन डिसअलाउड टू वेयर हिजाब इन द स्कूल प्रीमाइसेस। ठीक है, ये हो गया हल्का सा कॉन्टेक्स्ट। नाउ लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। ऑथर यहां पर देखिए, ऑथर यहां पर बहुत ही विलफुली और बहुत ही पीसफुली यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म का जो मतलब इंडिया का जो सेकुलर कैरेक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम एक सेकुलर कैरेक्टर को यहां पर बाहर निकाल सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर होते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी ऐसा कोर्ट या फिर कोई भी अथॉरिटीज जो है वो हमारे एक पर्टिकुलर मतलब रिलीजन के किसी भी चीज को अपलिफ्ट करने से मना कर देती है, वहां पर कहीं ना कहीं हमारा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। ठीक है, हम समझते हैं इस चीज को। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें एक टाइप का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कुछ लोगों ने मिलकर नहीं बनाया है। दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है जितने भी हमारे लोग थे, जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया, उन लोगों ने साथ में मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को अबाइड करना चाहते हैं, मतलब इसको फॉलो करना चाहते हैं। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दी गई थी, दैट वाज द इंडिविजुअल्स चॉइस। मतलब कि हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, जितने भी सिटीजन होंगे, उन सबको क्या क्या चॉइसेस मिल रही हैं, उनको क्या क्या फ्रीडम्स मिल रही हैं, इस चीज को ध्यान में रख के सारी की सारी चीजों को बनाया गया था। अब आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं एक ही चीज के बारे में है, वो है इंडिविजुअल चॉइस के बारे में। वो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली या तो कुछ फ्रीडम देते हैं या फिर हमसे कुछ फ्रीडम लेते हैं। मतलब पॉइंट इज कि इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में तीन मेन चीजें हमारे सिटीजन्स को दी गई हैं। फर्स्ट इज लिबर्टी, सेकंड इज इक्वालिटी एंड थर्ड इज फ्रेटर्निटी। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे एक टाइप का ट्रिनिटी बोला जाता है। ट्रिनिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये तीनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। इसके बारे में जस्ट हम देखेंगे भी। देखिए उससे पहले एक चीज समझिए, जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ना, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोविजंस वगैरह को लाए गए हैं। स्पेशली फ्रेटर्निटी वर्ड तो हमारे डायरेक्टली प्रियम्बल के अंदर भी यूज किया गया। आपको याद होगा प्रियम्बल के अंदर एक स्टेटमेंट आता है दैट द स्टेट विल इंश्योर द फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। मतलब एक तरफ से हमें जो हमारा कंट्री है, जो कंट्री एज अ होल यानी कि इंडिया का, हमें यूनिटी और इंटेग्रिटी को देखना है, बट साथ ही साथ हमें हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी देखना है। मतलब पॉइंट इज की फ्रेटर्निटी के अंदर यानी कि भाईचारा जो बोलते हैं, जो हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी को, उसके अंदर सिर्फ हमें यूनिटी ऑफ द नेशन को नहीं देखना है बट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को भी देखना है। मतलब हर एक पर्सन की अपने खुद की डिग्निटी को भी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिमिलरली अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर चीज को ट्रिनिटी बोला था। मतलब कि उन्होंने कहा था कि दिस यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। इन तीनों को यहाँ पर ट्रिनिटीज बोला जाता है। ट्रिनिटीज मतलब ये तीनों हमेशा साथ में होती है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। अगर एक को आप दूसरे से अलग कर दोगे तो डेमोक्रेसी का जो मेन पर्पस है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है कुछ करने के लिए फ्रीडम मिलना। मतलब कुछ करने के लिए अगर आपको फ्रीडम मिल रही है, इसका मतलब है कि आपके पास वो लिबर्टी है। सेकंड चीज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना और सबको बराबरी का हक मिलना। थर्ड चीज फ्रेटर्निटी, सबको साथ साथ रहना, पीसफुली रहना, भाईचारे के साथ रहना। दीज थ्री आर द वर्ड्स। सोचिए अगर किसी को लिबर्टी मिलती है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ करने का हक मिल जाता है, बट उसे अगर इक्वालिटी नहीं मिलती है, मतलब कि सोसाइटी के अंदर लिबर्टी है बट इक्वालिटी नहीं है, तो क्या होगा? हर एक पर्सन को अपने अपने मन से कुछ करने का हक है, लेकिन हर एक पर्सन के बीच में इक्वालिटी नहीं है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज हर एक पर्सन सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगा। सेकंड चीज, अगर किसी पर्सन को मान लीजिए इक्वालिटी मिलती है बट लिबर्टी नहीं मिलती है, तो क्या होगा? देखिए, इक्वालिटी मिलती है मतलब सबके साथ बराबर है, बट उनके पास लिबर्टी नहीं है, मतलब क्या? उनको कुछ भी करने की छूट नहीं है, मतलब वो जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास इक्वालिटी है, मतलब वो जो चाहे कर सकते हैं, इस बात की उनको बराबरी मिल रही है, बट उनको लिबर्टी नहीं दी गई है। सिमिलरली अगर किसी को लिबर्टी इक्वालिटी दोनों मिल रही है, मतलब कुछ करने का हक मिल रहा है और उसको इक्वालिटी मिल रही है, बट फ्रेटर्निटी नहीं मिल रहा है, मतलब भाईचारा नहीं है, तो क्या होगा? हर एक पर्सन एक दूसरे को रॉन्ड करके, मतलब एक दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे जाने की कोशिश करेगा, एंड दैट टू इन अ वेरी वायलेंट वे। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हमारे कंट्री के आसपास के लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहना, ब्रदरहुड को शो करना। ब्रदरहुड का सिंपल सा मतलब है पीस एंड हार्मनी। अगर पीस एंड हार्मनी को अगर आपको देखना होगा तो उसी चीज को यहां पर एनफोर्स करने के लिए फ्रेटर्निटी वर्ड यहां पे यूज किया जाता है। तो अब देख रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों एक ऐसे सिंबल्स है, तीनों ऐसे वर्ड्स हैं और तीनों ऐसे वैल्यूज हैं जिस चीज को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, तीनों हमेशा साथ में होते हैं। द पॉइंट इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम में इन तीनों वर्ड के लिए एक बहुत ही डीप कमिटमेंट प्रोवाइड किया गया था। बोला गया था कि इन तीनों प्रिंसिपल्स को अपलिफ्ट करने के लिए, फॉलो करने के लिए हमें डिफरेंट चीजों को लेकर आना होगा, और उस चीज के लिए हमारी कंट्री के अंदर यहां तक कि सोशल रेवोल्यूशन भी आ रखा है। अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक टाइप का सोशल रेवोल्यूशन ही तो है। हमारी सोसाइटी ने खुद से मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग कोई एग्जिस्टिंग चीज है, उसको हटा करके अगर आप कोई न्यू चीज लेकर आते हो। सिमिलरली अगर आप देखो, उससे पहले हमारा यहाँ पर ब्रिटिश लॉ हुआ करते थे, उस ब्रिटिश लॉ को हटा करके हम अपना खुद का इंडियन वर्जन ऑफ द लॉ लेकर आए, तो कहीं ना कहीं एक टाइप का रेवोल्यूशन था और ये टाइप का सोशल रेवोल्यूशन था, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो सोशल रेवोल्यूशन आया था, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों वर्ड्स के कारण आया था। और ये तीनों ही वर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया का जो मेन डेमोक्रेसी है, उसके मेन पिलर ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तीनों साथ में मिलकर बनाते हैं। अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर जो मेन फैक्टर था, मेन फंडा था, दैट वाज कि हर एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को सिक्योर करना है। आप कोई भी आर्टिकल उठाकर देख लीजिए, बीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कुछ भी देख लीजिए, उसका अल्टीमेट एम आपको ये दिखेगा कि हमें हर एक सिटीजन का इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है, और उसके लिए हमें फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं, डिफरेंट शेड्यूल्स बनाने हैं, किस तरीके से हम उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। Now, let's talk about the recent times. अभी हम बात करने वाले हैं रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। Now, this is the act जो कि हिजाब केस है ना, उसका नाम यहाँ पर रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। रेशम वाज वन ऑफ द गर्ल्स जिन्होंने इस चीज के अगेंस्ट अपील किया था। ऑलराइट, अब देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट कोर्ट्स बनाए गए थे, राइट। हमारे सारे के सारे कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट रखा गया था इस चीज के लिए, ताकि हमारे जितने भी लोग होंगे, हमारे कोई भी ऐसा पर्सन जिसके किसी भी फंडामेंटल राइट्स, उनके वैल्यूज कोई भी अगर डिग्रेड होंगे, उनको अगर डीवैल्यू किया जाएगा, उनको अपलिफ्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट कोर्ट्स काम आएंगे। दैट इज व्हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड की गई थी, ताकि कोर्ट यहां पर ऐसे डिसीजंस ले सके जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर साथ में मिलकर नहीं ले सकते। बट अगर आप देखेंगे, जुडिशरी ने बहुत बार ऐसे कुछ डिसीजंस लिए हैं जो कि पॉपुलर मोरालिटी को मतलब ध्यान में रखते हुए होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए नहीं होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हम यहां पर स्टेट के बेनिफिट के लिए किसी भी एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को फॉरगॉन नहीं होने देंगे। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, यहां पर दो डिफरेंट थ्योरीज होती है। पहला थ्योरी ये होता है कि ग्रेटर गुड के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन का, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन का अगर हार्म हो भी रहा है तो कोई बात नहीं है, मतलब अगर ज्यादा लोगों का अच्छा हो रहा है और एक पर्सन का बुरा हो रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है। एक थ्योरी होती है। दूसरी जो होती है थ्योरी यहां पर, वो ये होती है कि अगर ग्रेटर गुड हो रहा है लेकिन साथ में अगर एक पर्सन का भी इंडिविजुअल हैप्पीनेस, मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज को फॉलो करता है। यहां पर हर एक पर्सन को इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करता है, हर एक पर्सन को अपना खुद के कुछ कॉन्शियस प्रोवाइड करता है। अब देखिए, यहां पर हमने पॉपुलर मोरालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा सोसाइटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जो भी हमारे समाज के अंदर जो चीजें यहां पर बात चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट हम इंडिविजुअल फ्रीडम को कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं। और ये चीजें हमारे इंडिपेंडेंट कोर्ट्स के द्वारा ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी है। रिसेंटली जो रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो केस आया था, उसके अंदर भी यही चीज हुआ है, जहां पर जो कर्नाटका का हाई कोर्ट था, उन्होंने इस चीज को बैन कर दिया है। बैन क्या किया है? उन्होंने बोला है कि कोई भी अब जो मुस्लिम स्टूडेंट है, इस्लाम के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हिजाब को पहन के अपने क्लासरूम के अंदर नहीं जा सकते हैं।
अगर आप ध्यान से सोचिए और इसका बिगर पिक्चर देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक टाइप का बहुत ही ह्यूज ब्लो है अगेंस्ट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सोचिए, उनकी पहली बात तो लिबर्टी, मतलब उनके पास ये लिबर्टी थी, उनके पास ये फ्रीडम था कि वो चाहे तो कुछ भी पहन के जा सकते थे, बट उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। मतलब सेकंड चीज इक्वालिटी, क्या उनको यहाँ पर इक्वालिटी मिल रही है? देखिए आगे हम जाकर बात करेंगे कि कुछ सिख जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हिंदू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनके रिलीजियस सिंबल्स को लगाना मतलब अलाउड होता है। सिख जो होते हैं अपने टर्बन्स को यूज कर सकते हैं, जो हिंदूज होते हैं वो अपने सिर के ऊपर जो वो लोग एक पर्टिकुलर टाइप का जो मतलब वो टीका लगाते हैं, टीका अलाउड होता है। तो पॉइंट इज कि अगर यहाँ पर हम सिख और हिंदूज को डिफरेंट जो भी उनके रिलीजियस सिंबल्स है उनको अलाउ कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर जो मुस्लिम गर्ल्स है उनको अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वहां पर इक्वालिटी जा रहा है और फ्रेटर्निटी ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएगी, बिकॉज हम यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अगेंस्ट वन सिंगल कम्युनिटी। मतलब हम यहाँ पर एक कम्युनिटी के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। सिमिलरली जब इस जजमेंट को लिया गया है कर्नाटक के हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पर कुछ नैरेटिव्स दी गई हैं, कुछ यहाँ पर कंक्लूजन्स निकाले गए हैं। फर्स्ट चीज जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला दैट वियरिंग ऑफ हिजाब, यानी कि हिजाब को पहनना जो है इट इज नॉट असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। मतलब उन्होंने ये बोला कि कोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कोर्ट क्या है? कोर्ट एक सेकुलर कैरेक्टर है। सेकुलर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर किसी भी ना ही रिलीजन के फॉर्म में बोल सकता है, ना ही उस रिलीजन के अगेंस्ट में बोल सकता है, ठीक है? तो उसको हमेशा सेकुलरिज्म अपना मेंटेन करके रखना होता है। इसके बावजूद जो कर्नाटक का हाईकोर्ट है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर हिजाब का जो पहनना है वो इस्लाम के लिए असेंशियल नहीं है। देखिए पहली बात तो ये क्या सच में असेंशियल नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट फर्स्ट जो ये नैरेटिव आया था मतलब कोर्ट की तरफ से वो ये आया था। सेकंड चीज उन्होंने ये बोला कि अब देखिए जो क्लासरूम्स वगैरह होते हैं ना, क्लासरूम के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं होती है, किसी का राइट टू मतलब फ्री एक्सप्रेशन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सोचिए कर्नाटक का हाईकोर्ट दे रहा है। उन्होंने बोला है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का, गर्ल्स का, बॉयज का कोई भी राइट टू फ्री एक्सप्रेशन या फिर राइट टू प्राइवेसी किसी क्लासरूम के अंदर नहीं होती है। मतलब क्लासरूम के अंदर जो भी आपका डेकोरम वगैरह उसको आपको मेंटेन करना होगा, बट वहां पर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट वगैरह स्पेशली एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी से रिलेटेड नहीं दी जाएगी। एंड थर्ड चीज बोला गया है कि कर्नाटक के हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि देखिए ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही कर्नाटक की गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का हिजाब के यूज को बैन किया है। मतलब हिजाब का जो यूसेज है यहाँ पर बैन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि मुस्लिम वुमेन्स के अगेंस्ट किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। दे कैन वियर द हिजाब बट नॉट इनसाइड द क्लासरूम। मतलब वो क्लासरूम के बाहर पहन सकती है बट क्लासरूम के अंदर नहीं पहन सकती है। दिस इज द मेन थिंग। ये तीनों यहाँ पर नैरेटिव्स आए, जो मेन जजमेंट्स आए वो ये हैं। वंस अगेन जस्ट रिवाइज, फर्स्ट चीज बोला गया है कि हिजाब जो है एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम का। सेकंड चीज बोला गया है क्लासरूम के अंदर किसी पर्टिकुलर गर्ल या फिर बॉय को फ्री एक्सप्रेशन और प्राइवेसी का राइट्स नहीं है। एंड थर्ड चीज बोला गया है कि गवर्नमेंट ने किसी भी टाइप से हिजाब को बैन नहीं किया। इसका मतलब है कि मुस्लिम वुमेन्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये तीनों है। अब तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, असेंशियल प्रैक्टिसेस। क्या असेंशियल प्रैक्टिसेस है या फिर नहीं है? देखिए पहली बात तो तीनों ही जो यहाँ पे जो नैरेटिव्स जो कर्नाटक के हाईकोर्ट ने दिए हैं, तीनों में कुछ ना कुछ फ्लॉज है। पहला बोला जाता है कि जो हिजाब प्रैक्टिस है इट इज वो लेजिटिमेट और एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है या फिर नहीं है। सिंपल वर्ड्स में क्या वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है फिर नहीं है, वो चीज किस तरीके से डिसाइड होगा? देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होता क्या है? रिलीजियस प्रैक्टिस आपको पता है, मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म को अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब धर्म को फॉलो करने के लिए जो प्रेक्टिसेस उसके अंदर होती है उसे कहते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और एसेंशियल का मतलब होता है जो कि उस धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो क्या हिजाब पहनना इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हिजाब पहनना इस्लाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, इस चीज को डिसाइड करने वाला पहली बात तो कोर्ट के पास पावर्स नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टेटमेंट को बोला हुआ है कि कोर्ट जो है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट कोर्ट्स है, फिर कोई भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो कभी भी सेकुलर कैरेक्टर को छोड़ नहीं सकती है और वो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर जाकर उसके एसेंशियल प्रैक्टिसेस को चेक नहीं कर सकती है। ऐसा स्टेटमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। फर्स्ट थिंग्स, तो यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो इस चीज को गलत किया कि उनके पास ये पावर्स नहीं थी कि वो डिसाइड कर पाते कि एक पर्टिकुलर चीज इस्लाम के लिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर नहीं है, इस चीज को डिसाइड करना। ठीक है। अब सेकंड चीज, यहां पर जो यहां पर कर्नाटक का हाईकोर्ट है उन्होंने ये बोला सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ही, मतलब कुछ ऐसे चीजें जो कि धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल सकती है, बाकी को नहीं मिल सकती है। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हिजाब जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इसको किसी भी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। नाउ इसका रीजन क्या था? रीजन इसका ये था बिकॉज जितने भी पेटिशनर्स थे, यानी कि जो यहाँ पे गर्ल्स थी, उन्होंने किसी भी टाइप का एविडेंस, मतलब वो लोग शो नहीं कर पाए कि हिजाब क्यों एसेंशियल है इस्लाम के लिए, हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस है फिर नहीं है, इस चीज को वो लोग प्रूव नहीं कर पाए। एंड दैट इज व्हाई द कोर्ट है, मतलब कोर्ट जो था, जो यहाँ पे कर्नाटक का हाई कोर्ट था, उन्होंने इस चीज को मानने से मना कर दिया कि ये किसी भी टाइप का एसेंशियल प्रैक्टिस है। अब समझिए, एक तरफ तो कोर्ट ने इस चीज को मानने से मना कर दिया कि कोर्ट जो ये हिजाब है वो किसी भी टाइप का एसेंशियल प्रैक्टिस है, बट साथ ही साथ कोर्ट ये बोलता है कि उसने थियोलॉजिकल स्टडी की है। थियोलॉजिकल का मतलब होता है जो कि गॉड से रिलेटेड होता है। मतलब उन्होंने सोचिए, एक तरफ तो ये मान नहीं रहा है कि वो इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट इसके बावजूद वो एक टाइप का थियोलॉजिकल स्टडी कर रहा है इस चीज को मतलब चेक करने के लिए, और उसके बाद फिर से एक बार यही बोल रहा है कि इस्लाम के अंदर हिजाब मैंडेटरी नहीं है। सोचिए, दिस डिसीजन शुड मतलब एसेंशियली बी टेकन बाय द इस्लाम के जो भी मतलब जो भी उनके जो मौलवीज वगैरह हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड चीज, सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहां पर मना किया हुआ है कि जो कोई भी कोर्ट्स वगैरह ये चीजों को चेक नहीं कर सकती है।
नाउ क्या ये ऐसा कोई और जजमेंट आया हुआ है? जी हाँ, ऐसे और भी जजमेंट्स आए हुए हैं। ऐसा ये फर्स्ट जजमेंट नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर जाकर उसके एसेंशियल प्रैक्टिसेस को चेक किया हो या फिर ना किया हो। देखिए, पहली बात तो इंडिया का जितने भी कोर्ट्स है वो सबके सब एक सेक्युलर कोर्ट है। दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के आसपास हो। 2004 के अंदर भी एक सिमिलर केस हुआ था जहां पर एक ग्रुप है जिसे कहते हैं आनंद मर्गीज फेथ। आनंद मर्गीज फेथ एक टाइप का हिंदुइज्म का ग्रुप है जहां पर उन्होंने ये बोला था कि उनको तांडव जो डांस होता है, जो आप जानते हैं शिव करते हैं, ठीक है, लॉर्ड शिवा करते हैं ना, वो करने का जो मतलब पावर है, वो करने का जो बेसिकली राइट्स है, वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास है। बट जो कोर्ट है, कोर्ट ने इस चीज को मानने से मना कर दिया था कि इस चीज के पास मतलब है या फिर नहीं है। देखिए, इस चीज के डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बट एक चीज जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि आनंद मर्गीज फेथ ने जब ये बोला था कि तांडव डांस हमारे पास एक हमारे पास एक इनहेरेंट राइट है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपके पास सिर्फ इनहेरेंट राइट ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह ऐसे हैं जो कि तांडव डांस कर सकते हैं, सिर्फ आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसकी बात करेंगे, अगर आप इस चीज को लिंक करेंगे जो हमारा रिसेंट यहां पर केस हुआ है, यानी कि जो हिजाब केस हुआ है, इसके अंदर देखिए एक चीज समझिए, अब हिजाब जो है किसी भी रिलीजन के लिए एसेंशियल है या फिर नहीं है, इस्लाम के लिए ये एसेंशियल है या नहीं है, इस चीज का जो मतलब मेन डिसीजन था दैट शुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द कोर्ट। वहां पर उनको डिफरेंट जो भी थियोलॉजिकल जो मौलवीज वगैरह है उनकी हेल्प लेनी चाहिए थी। ऑलराइट, नाउ एक चीज तो हम समझ गए, राइट टू एसेंशियल प्रैक्टिसेस। नाउ सेकंड कम्स राइट टू कॉन्शियस। राइट टू कॉन्शियस हम जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। अगेन, एक ऐसा पार्ट होता है, एक तरफ तो होता है कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस मतलब एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर कुछ लिखा हुआ है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, एक तरफ तो वो है। सेकंड चीज है अगर वो एक चीज कोई चीज धर्म के अंदर नहीं भी लिखा हुआ है, जैसे सपोज, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर वो एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की तरह इस चीज को पहन रहे हैं, मतलब कि अगर वो अपने खुद के बिलीफ के लिए, अपने खुद के फेथ के लिए उस चीज को पहन रहे हैं, तो अगेन स्टेट उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता था। नाउ यहां पर देखिए, अगर यहां पर किसी के कॉन्शियस के अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया था, कॉन्शियस का सीधा सा मतलब है कि आपकी बिलीफ क्या क्या है, आपके राइट्स क्या क्या है और आपका फेथ क्या क्या है, इसे कहते हैं आपका कॉन्शियस। अब पॉइंट ये है कि क्या आप जो मान लीजिए कि आप कुछ भी अपने फेथ के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले सकते? सो टेक्निकली कोई भी ऐसी चीज जो कि हम अपने फेथ के हिसाब से कर रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट उसके अगेंस्ट में अगर डिसीजन बनाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी फ्री चॉइस को कटेल किया जा रहा है बाय द स्टेट एक्शन। और इस चीज के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है जो कि ये बोलते हैं कि हमारे किसी भी इंडिविजुअल की फ्री चॉइस को यहां पर कटेल नहीं किया जा सकता है। नाउ अगेन समझिए, क्या फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है? यस, आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम देता है, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस भी मेंशन्ड है। इसके अलावा एक बीजो इमैनुअल का केस 1986 के अंदर आया था, जहां पर अगेन वहां पर एक जिहोवा विटनेस नाम का एक ग्रुप होता है, जानते हैं इसके बारे में? देखिए, जो क्रिश्चियनिटी होता है ना, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स है। उसी ग्रुप्स के अंदर एक जो ग्रुप है उसे कहते हैं जिहोवा विटनेस। तो जिहोवा विटनेस एक ऐसा ग्रुप है जो कि बेसिकली बहुत लंबा चौड़ा है, बट शॉर्ट में आपको सुनाता हूं। जो जिहोवा विटनेस है बेसिकली क्रिश्चियनिटी का एक ऑफशूट है, जो कि मानता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उनको जो मारा गया था, दैट मतलब उसके कारण उनकी फिजिकल बॉडी कभी मरी नहीं थी, उनका सिर्फ स्पिरिचुअल जो था, सिर्फ उनका जो स्पिरिचुअल बॉडी था, जो मतलब जो उनकी बॉडी का स्पिरिचुअल पार्ट था, वो सिर्फ हेवन के अंदर गया था और वहां से वो अभी रूल कर रहे हैं, ऐसा मानना है जिहोवा विटनेस का। ठीक है, तो टेक्निकली ये है, बट क्रिश्चियनिटी से अलग है। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात मानेंगे, मतलब बारे में मानेंगे, तो क्रिश्चियनिटी का मतलब ये था कि जीसस जो क्राइस्ट थे वो एक टाइप के गॉड थे और उन्होंने बेसिकली मतलब उनको मार डाला गया था बिकॉज उन्होंने अच्छी चीजें प्रीच की थी। बट जो ये विटनेसेस हैं वो ये नहीं बोलते, वो उनका मानना ये है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो कोई गॉड नहीं थे, वो सिंपली एक ह्यूमन थे जो कि मतलब दूसरे ह्यूमंस को यहाँ पर अपलिफ्ट कर रहे थे, उनकी जो सिंस वगैरह थे उनको यहाँ पर अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये मेन डिफरेंस है जिहोवा विटनेस और जो क्रिश्चियनिटी उसके बारे में। देखिए 1986 के अंदर क्या होता है, जो जिहोवा विटनेस का ग्रुप जो कि इंडिया के अंदर रह रहा था, उन्होंने हमारे नेशनल एंथम के सिंगिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब तक उनका कॉन्शियस जो है, कॉन्शियस उनको अलाउ नहीं करता है इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करने के लिए, बिकॉज देखिए हम जानते हैं जिहोवा विटनेस जो है वो इंडिया के पार्ट नहीं है, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ यूएसए। इसलिए ऑफकोर्स उनके ऊपर हम नेशनल एंथम को इंपोज नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर हम फोर्स नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जब ये चीज चूज किया कि उनको इस चीज का पार्टिसिपेट नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब तक उनका कॉन्शियस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक उन चीज को हम अगेंस्ट नहीं कर सकते, मतलब उन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते। पॉइंट इज, एक पर्टिकुलर पर्सन जो सोच रहा है उस चीज के अगेंस्ट जाकर हम सिर्फ पब्लिक ऑर्डर या फिर मोरालिटी को फॉलो करने के लिए हम एक इंडिविजुअल पर्सन की फ्रीडम को हम यहाँ पे वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए जो रिसेंटली जो रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का जो केस हुआ है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के अगेंस्ट, मतलब जो कर्नाटक का हाईकोर्ट है उसने उसके अगेंस्ट डिस्टिंक्शन ले लिया। वहां पर एक स्टेटमेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी, कि क्या एक पर्टिकुलर कोई चीज जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, इस चीज को चेक करना। देखिए फर्स्ट इज फर्स्ट, जजमेंट ये बोलता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस प्रेजेंट नहीं था जो कि शो कर सके कि हिजाब जो है एक एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम का। सेकंड चीज,
अगर आप देखेंगे तो जो जो यहाँ पर ऑथर है, जो कि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को जिन्होंने लिखा है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि जब एक कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल हो जाती है, इसका मतलब है जब एक केस फाइल हो जाता है, उसके बाद सारा का सारा जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टेट के ऊपर होती है, मतलब कि उस कोर्ट के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर होती है। उनको ये प्रूव करना था, मतलब ये प्रूव करने का ओनर्स जो था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो स्टेट की थी कि एक्चुअली हिजाब जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस है फिर नहीं है, क्या वो कॉन्शियस से निकल सकता है फिर नहीं निकल सकता है, क्या एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कॉन्शियसली यानी कि बिलीफ से अपने हिजाब को पहनना चाहते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट होगा फिर नहीं होगा। ये सब चीजें डिसाइड करना स्टेट का काम था, ये सब चीजें डिसाइड करना यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उनका काम था, ये सब डिसाइड करने। डायरेक्टली कोर्ट इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकती थी, ठीक है, ऐसा ऑथर का बोलना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, अब देखिए कोई भी ऐसा चीज, यहाँ पर कोर्ट का बोलना यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि राइट ऑफ कॉन्शियस के बीच में आती है, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जहां पर हम बिलीफ या फिर फेथ की बात करते हैं, जहां पर हम अपनी कॉन्शियस की बात करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिलीजियस फ्रीडम के अंदर आती है। और जो भी चीजें रिलीजियस फ्रीडम के अंदर आती है वो ऑटोमेटिकली टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी के अंदर आती है। इस इस तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो कोर्ट है वो यहां तक पहुंची थी कि क्या हिजाब यहां पर अलाउ होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि एसेंशियल प्रैक्टिस है फिर नहीं है। फाइनली आपको बस शॉर्ट में याद रखना है कि राइट नाउ कर्नाटक के हाई कोर्ट ने इस चीज को मानने से मना कर दिया है कि जो इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस है उसके अंदर मतलब हिजाब है। इसका मतलब है हिजाब को भी राइट नाउ एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना जा रहा है। और इस चीज के अंदर जो यहाँ पर भी जो इमानुअल का जो केस हुआ था उस चीज को यहाँ पर साइड कर दिया गया था, बिकॉज वहां पर बोला गया था कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर कॉन्शियस को सेम वैल्यू नहीं दी गई है। नेक्स्ट थिंग कॉन्शियस वर्सेस डेकोरम। देखिए एक तरफ होता है कि हो सकता है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस ना हो, चलो मान लेते हैं, बट शॉर्ट टर्म में अगर मुस्लिम वुमेन्स ने चूज किया है कि हमें पहनना है तो हम उनके इंडिविजुअल बिलीफ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकंड चीज, कोर्ट जो है वो इस चीज के लिए पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड था। कोर्ट शायद इस चीज को रेडी नहीं, मतलब इस चीज के का स्टेटमेंट सुनने को रेडी नहीं था, और इसीलिए उन्होंने जो फ्री एक्सप्रेशन का विल्स था उसको पूरी तरीके से मना कर दिया। ठीक है, समझिए इस चीज को। मतलब एक तरफ हिजाब का जो एसेंशियल प्रैक्टिस था, अगर उसके अगेंस्ट मतलब उसके अंदर अगर हिजाब नहीं भी है तभी हम उनके इंडिविजुअल बिलीफ के अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोल सकते थे, बट इसके बावजूद स्टेट ने जो यहाँ पर सेंट्रल जो हमारे कर्नाटक का हाईकोर्ट था उसने इस चीज के अगेंस्ट में एक टाइप का डिसीजन दिया है। नाउ अब देखिए कुछ पेटिशनर जो थे, जो गर्ल्स थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो उन्होंने हिजाब को वेयर करना, जो हिजाब को पहनना उन्होंने चूज किया है, उसका बेसिकली मेन एम ये था कि वो अपनी आइडेंटिटी को परस्यू करना चाहती थी। अगर वो इस्लाम के अंदर है, वो अपनी आइडेंटिटी को परस्यू करना चाहती थी, जो कि उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेसी के अंदर मिलती है। आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 के अंदर ये सब मिलती है। बट अगेन इस चीज को हम मतलब कोई भी कोर्ट जो है वो काउंटर नहीं कर सकता, बट इसके बावजूद जो कर्नाटक का हाईकोर्ट है उसने उसको काउंटर किया। उन्होंने स्टेटमेंट ये बोला कि जो क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम के अंदर देखिए, क्लासरूम एक ऐसा प्लेस है जो कि क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस है। और पब्लिक स्पेस आप जानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और इंडिया का सेकुलर कंट्री का एक एसेंशियल चीज ये भी है कि पब्लिक स्पेस के अंदर जाकर आप किसी भी अपने रिलीजन की चीजों को शो नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई यहां पर कोर्ट ने मना कर दिया कि एक देखिए क्लासरूम एक टाइप का पब्लिक स्पेस बोला गया, डिक्लेयर किया गया और बोला गया कि यहां पर किसी भी टाइप का इंडिविजुअल राइट्स वगैरह आपको नहीं मिल सकता है। यहां पर सिंपली आपको दो चीजों को फॉलो करना होगा, दैट इज जनरल डिसिप्लिन एंड जनरल डेकोरम। देखिए दोनों चीजें बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो सेकुलर कैरेक्टर है उससे साइड हो रहा है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए जब कोर्ट यहां पर इस चीज के बारे में, क्लासरूम के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने क्लासरूम को प्रिजन से मतलब वो किया, कंपेयर किया। सोचिए क्लासरूम को प्रिजन से मतलब कंपेयर किया, जहां पर बोला है कि किसी पर्सन का यहां पर सब्सटेंटिव राइट्स नहीं होती है, सिर्फ डेरिवेटिव राइट्स होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव राइट्स एंड डेरिवेटिव राइट्स? देखिए दोनों के बीच में ऑल्दो डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। शॉर्ट में जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो ये है, सब्सटेंटिव राइट्स वो राइट्स होती है जो कि हम खुद अपने लिए क्लेम कर सकते हैं, दोज राइट्स आर कॉल्ड एज सब्सटेंटिव राइट्स। डेरिवेटिव राइट्स वो होती है जो कि हमें दी जाती है। ठीक है, समझिए, डेरिवेटिव राइट्स हमें दी जाती है, सब्सटेंटिव राइट्स हम अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। अगेन यहां पर कोर्ट ने क्या किया, क्लासरूम को प्रिजन के साथ यहां पर कंपेयर किया। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है कि क्लासरूम जो होता है वो बिल्कुल प्रिजन की तरह होता है, मतलब प्रिजन की तरह होता है, यानी जेल की तरह होता है, जहां पर जो राइट्स आपको दी गई हैं सिर्फ आप उन्हीं राइट्स को फॉलो कर सकते हो, आप कुछ न्यू राइट्स को डिमांड नहीं कर सकते हो। समझ गए आप इस चीज को? ठीक है, ये काफी सिंपल सा कंसेप्ट था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर एक टाइप का सब्सटेंशियल राइट वर्सेस डेरिवेटिव राइट्स का कंसेप्ट यहां पर कोर्ट जो है हिजाब के केस के अंदर लेकर आया था। नाउ एक चीज तो यहां पर जो ऑथर बोलते हैं दैट दिस इज वेरी अनक्लियर कि एग्जैक्टली इन सब चीजों का मतलब क्या है, पर एक चीज हम यहां पर समझ रहे हैं कि अगर हम इन सब चीजों को लगातार मतलब इसी चीज सब चीजों को हम फॉलो करते रहेंगे तो आगे जाकर हमारा जो सेकुलर कैरेक्टर है वो सेकुलर रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं हम एक टाइप का रिलीजियस बाइंडिंग की तरफ मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो। ना यहां पर कोर्ट को क्या करना चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कर सकते थे, वो ये कर सकती थी कि वो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्शियस, सब चीजों को हम एक जगह पे लेकर आ सकते थे। कुछ इस तरीके रूल्स वगैरह बना सकते थे जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती और किसी भी टाइप का यहाँ पर डिस्प्यूट वगैरह भी नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है रीजनेबल एकोमोडेशन का। पॉइंट ये है कि देखिए
जो हिजाब है वो इस्लाम के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो राइट हमारी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का पार्ट है, उसको हम छोड़ देते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर बिलीफ्स एंड फेथ्स के लिए कोई अगर उसको पहन रहा है तो इस चीज को क्या हम जो भी यूनिफॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो भी राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि जो यूनिफॉर्म्स वगैरह स्कूल के ड्रेस कोड होता है क्या उस चीज के अंदर हम इसको रीजनेबली अकोमोडेट नहीं कर सकते? देखिए केवी जो होते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं, उनका सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्होंने हिजाब को अलाउ कर रखा है एंड दैट टू विद इन द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। उन्होंने बोला है कि आप अपने यूनिफॉर्म के अंदर अगर हिजाब चाहे तो पहन सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर जैसे केवी अगर ये बोलता है, मतलब केवी ने बेसिकली ये बोला हुआ है कि जैसे आपका यूनिफॉर्म का अगर कलर ग्रे कलर है, ठीक है, मतलब ग्रे है एंड यू आर सपोज टू वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस, तो आप उसी पर्टिकुलर ड्रेस के ऊपर में अपने हेयर्स को कवर कर सकते हैं। हिजाब का एक्चुअली मेन चीज क्या है? हेयर शुड बी कवर्ड, राइट? उन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ पॉइंट इज यहां पर आप हिजाब ब्लैक यूज नहीं कर सकते हैं केवीज के अंदर, बट आप जो प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म कलर है उस चीज के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या है, इसे बोल सकते हैं रीजनेबल अकोमोडेशन। मतलब कि यहां पर आपने ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन का अपने बिलीफ को मतलब वो किया, काउंटर किया, और साथ ही साथ आपका जो सेकुलर कैरेक्टर था उसको भी आपने पूरी तरीके से रोक लिया। अब देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो कोर्ट का मानना यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये यूनिफॉर्म का पूरी की तरफ जो पर्पस है वही कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा, और मतलब जो मेन यूनिफॉर्म है हमारा, यूनिफॉर्म चाहते हैं कि एक टाइप का स्टैंडर्डाइज है, वो कहीं ना कहीं वहां पे डिफीट हो जाएगा। जजमेंट का बोलना ये है। बट एक चीज अगर आप देखेंगे तो अभी जो एग्जिस्टिंग ड्रेस कोड है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एकोमोडेशंस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, जैसे रिलीजियस और कल्चरल मार्क्स जो कि फोरहेड के ऊपर होते हैं, सिख जो लोग होते हैं उनको टर्बन अलाउड होता है, राइट? ये सब चीजें एक्चुअली हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। उसी चीज के ऊपर अगर हम कुछ ऐसा हम फॉलो करते हैं जिसके थ्रू ये सब चीजें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो शायद ज्यादा बेटर होता। यहां पर अगर हम एक पर्टिकुलर जो वुमेन्स है, मतलब मुस्लिम वुमेन्स है, सिर्फ उनके अगेंस्ट यहाँ पर टारगेटिंग की जा रही है, दैट वुड नॉट बी गुड, और आगे जाके जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है वो उसके कारण खतरे में आ सकता है। नाउ जो हमारा जजमेंट है, जो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो यहाँ पे जजमेंट था, उसने बार बार एक वर्ड को यूज किया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म। अगर आप समझिए वो लगातार ये बोल रहा था कि हम सेकुलरिज्म को मतलब अपहोल्ड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए स्टेटमेंट ले रहे हैं। बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि जितने भी गर्ल्स वगैरह जो पेटिशनर्स थी यहाँ पर, वो लोग क्या डिमांड कर रही थी? दे वर एक्चुअली डिमांडिंग फॉर राइट टू एजेंसीज, राइट टू चॉइस, इक्वल ट्रीटमेंट, और साथ में एक टाइप की गारंटी ऑफ फ्रेटर्निटी, यानी कि जैसे प्रियम्बल बोलता है हर एक पर्सन की जो अपनी खुद की इंडिविजुअल डिग्निटी है, इन्हीं सब चीजों को तो डिमांड की जा रही थी कहीं ना कहीं। तो यहां पर हम इन सब चीजों को अकोमोडेट कर सकते थे। ये जो डिसीजन था हो सकता है कि आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, बिकॉज अभी कर्नाटक के हाईकोर्ट के अंदर ये चीज आई है, तो हो सकता है कि आगे जाकर इसका फिर से फर्दर अपील हो। लेट्स सी कि क्या होता है। बट आई होप आपको इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर भी आपको ये समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं कि एग्जैक्टली किस डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू इन सब चीजों को और ज्यादा बेटर तरीके से किया जा सकता था और क्या क्या चीजें हम कर सकते थे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से हम अपना जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। रिसेंटली जो बजट का स्पीच आया था उसके अंदर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो क्लीन टेक्नोलॉजीज है उस चीज को एम्फसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आगे लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चीज के लिए हमारा सोलर एनर्जी हो गया, बैटरीज वगैरह हो गए, वो सब हमारे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखिए राइट नाउ इंडिया एक लीनियर टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, लीनियर इकोनॉमी को फॉलो करता है। लीनियर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां पर हम एक चीज को मेक करते हैं, then we use it and then we throw it. This is called as linear model of economy. ठीक है? Now हम चाहते हैं कि हम इस linear model से शिफ्ट होकर हम सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर आ जाए। What is सर्कुलर इकोनॉमी? इसका मतलब होता है मेक करना, यूज करना, देन रिसाइकल करना, देन इसको रीयूज करना, अगेन रिसाइकल करना, अगेन रीयूज करना। दिस कॉल्ड एज अ सर्कुलर इकोनॉमी, जहां पर एक सेम रॉ मटेरियल जिसको मतलब जो यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, देख रहे हैं आप। बट लीनियर मॉडल के अंदर आप सिर्फ एक बार यूज करके उसको थ्रो कर देते हो। तो हम चाहते हैं कि हम ट्रांजिशन हो, हम शिफ्ट हो फ्रॉम अ लीनियर इकोनॉमी टू अ सर्कुलर इकोनॉमी, और इस चीज के लिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाला है दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम। समझिए जो भी एक चीज आपने बनाई, उसको आपने मेक किया, उसको आपने यूज किया, अब यूज करने के बाद आप कितने एफिशिएंटली उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, कितने एफिशिएंटली उस चीज को मैनेज कर पा रहे हो, तभी तो आप उसको रीयूज एंड रिसाइकल हो पाएगा ना, राइट? तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली तब जो रिन्यूएबल एनर्जी जिस चीज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा वेस्ट वगैरह जनरेट करता है, तो इस चीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आयरना नाम की एक बॉडी है जो कि डिफरेंट कंट्री को सपोर्ट करती है इन अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, मतलब अपने एनर्जी को सस्टेनेबल रखने के लिए, लॉन्ग टर्म में रखने के लिए इस चीज को काफी सपोर्ट करती है। तो समझिए इन सब में ये बोला जाता है कि जितना भी क्यूमुलेटिव वेस्ट है, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप ने ये बोला है कि इंडिया के अंदर जितना भी क्यूमुलेटिव वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जो कि हमारे सोलर कैपेसिटी के कारण हो रहा है, मतलब सोलर जो पावर को हम जनरेट कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है, वो इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 325 किलो टन हो जाएगा ऑलमोस्ट 2030 तक।
मतलब अगले 8 सालों तक होते होते हम ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा किलो टन ऑफ सोलर वेस्ट को हम जनरेट करने वाले हैं। सिमिलरली एक और ग्रुप है जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स, उन्होंने ये बोला है कि 2030 आते आते हमारा जो बैटरी रिसाइकलिंग का जो इंडस्ट्री है दैट विल इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 23 गीगावाट आवर्स। मतलब ये बहुत ही ज्यादा होता है। अगर इतना हो जाएगा तो हमारा सोलर वेस्ट इतना ज्यादा होगा कि शायद इस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। और अगर हम चाहते हैं कि उसी को हम रिसाइकल करें और फिर से रीयूज करें तो उस चीज को फिर से एक बार मैनेज करना, जितना वेस्ट है उसको एक्यूमुलेट करना, एक जगह पर लेकर आना, वो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक सर्कुलर इकोनॉमी रहेगी तो हम कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्रीज को इस रॉ मटेरियल के चेंज शॉक से हम बचा सकते हैं। जैसे मैं आपको पीछे बताया, देखिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, एक चीज को आपने बनाया, आपने उसको यूज किया, आपने उसको रिसाइकल किया, ठीक है, और रिसाइकल करने के बाद आपने फिर से उसको रीयूज किया। तो यहां पर समझिए, अगर आपने किस चीज को बनाया तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रॉ मटेरियल्स। उस रॉ मटेरियल को बनाकर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना आपने उसको यूज किया। अगर आपका लीनियर मॉडल होता है तो आप उसको फेंक देते, राइट। लेकिन यहां पर सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर आप उसको फेंक नहीं रही है, जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो आपका आगे जा रहा है। जब रिसाइकल होगा तो क्या होगा, एक्चुअली जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया था उसी चीज को फिर से आप रॉ मटेरियल के अंदर ब्रेक करेंगे, राइट। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया है उसी चीज को आप फिर से उसके अंदर से जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह थे उसको फिर से एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर से उसका बॉडी बनाओ, फिर से उसको रीयूज करो, फिर से आप जब रिसाइकल करोगे तो फिर से उसका रॉ मटेरियल बाहर निकाल लो। Now this thing is called as the reusage of raw materials। और ये हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी सप्लाई चेन के शॉक से बचाने का ये बेस्ट तरीका होता है कि उनका रॉ मटेरियल कभी खत्म ही ना हो, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होते हैं, और अगर इस तरीके से हम रॉ मटेरियल वगैरह को मतलब स्ट्रॉन्ग उसका बैकअप कर सके तो ये चीजें हमें बचा सकती है। नाउ एक रिसेंटली स्टडी हुई है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के द्वारा, जिसके अंदर ये बोला गया है, देखिए एक तरफ हम जानते हैं कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है। हमारा ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एनर्जी राइट नाउ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो फॉसिल फ्यूल से होती है। और उसके कारण जो रिसेंटली ग्लासगो में जो समिट हुआ था, क्लाइमेट समिट हुआ था, उसके अंदर इंडिया ने डिसाइड किया था कि 2070 होते होते 2070 होते होते हम एक नेट जीरो कंट्री बन जाएंगे, राइट। नेट जीरो का हमने टारगेट ईयर जो चूज किया हुआ है दैट इज 2070। समझिए, अगर 2070 को हमने टारगेट ईयर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हम फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे यहां पर हटा देंगे। फॉसिल फ्यूल को हटा देंगे तो मतलब हमें सोलर एनर्जी चाहिए होगा, हमें यहां पर विंड एनर्जी चाहिए होगा, और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली सब है वो सब हमें चाहिए होंगे। पॉइंट इज, अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए कि इंडिया को कितना सोलर एनर्जी और कितना विंड एनर्जी चाहिए होगा, अगर हम यहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस चीज की स्टडी यहां पर काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर ने की। उन्होंने ये बताया है कि इंडिया को अगर 2070 तक एक नेट जीरो कंट्री बनना है तो उसके लिए इंडिया को ऑलमोस्ट 5630 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी चाहिए और ऑलमोस्ट 1792 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी चाहिए। तब जाकर हम शायद 2070 तक हम एक नेट जीरो कंट्री बन पाए। अगर आपको याद होगा तो राइट नाउ इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी का पावर है दैट इज अराउंड 8 गीगावाट्स, और हम उसको इंक्रीज करके 40 गीगावाट्स और प्लानिंग कर रहे हैं 200 गीगावाट्स। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। हम अभी 200 के आसपास है और वी हैव टू गो टू 5630 गीगावाट्स। ऐसा नहीं है कि दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज टोटली पॉसिबल, बट उसके लिए हमें अपने रॉ मटेरियल की कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा, हमें अपने जो भी हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का साइकिल है उस चीज को इंक्रीज करना होगा ताकि हम एक चीज को बार बार यूज कर सके। सिमिलरली अगर आप विंड एनर्जी की बात करेंगे, राइट नाउ हमारा जो पोटेंशियल है वो 200 गीगावाट के आसपास में है। Again, we need to go to around 1792 and that means a lot of it। मतलब हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा, उसके लिए जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज वाई एक बहुत ही रोबस्ट यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और एक रिसाइकलिंग इकोसिस्टम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने इंडिया को एनवायरमेंटल हार्म से बचाना है तो। उसके लिए जो ऑथर है उन्होंने 6 स्टेप्स यहां पर दिए हैं, उन 6 स्टेप्स के बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं। फर्स्ट चीज ऑथर बोलती है कि हमें रूल्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उस चीज के जो भी जितने भी रूल्स वगैरह है उसको आप चेंज करो, और इस तरीके से चेंज करो कि अभी तक देखिए जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट है ना उसके अंदर जो भी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके कंपोनेंट्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। अभी उन सब चीजों को इसके अंदर इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। ये क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूं। दिस कॉल्ड एज ईपीआर। इसका सीधा सा मतलब जैसे इसका पहला सबसे यूसेज प्लास्टिक के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो भी कंपनी प्लास्टिक को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जो भी कंपनी प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस करेगी उसी पर्टिकुलर कंपनी की ये रिस्पांसिबिलिटी होगी कि उसका एंड भी करना है। मतलब कि जो इसे प्रोड्यूस करेगा वही इसका एंड करेगा। सिंपल वर्ड्स में सेम चीज यहां बोला गया है कि जो भी कंपनीज यहां पर इस सोलर एनर्जी को बनाएगी उसी पर्टिकुलर कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर मतलब जो भी प्रोड्यूसर है वो एक पर्टिकुलर चीज का उसको एक एक्सटेंडेड रिस्पांसिबिलिटी दी जा रही है कि आपको इसका वेस्ट भी मैनेज करना है। अगर आप इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री का बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहां पर हमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, बहुत सारे असेंबलर्स है, इंपोर्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इसके कारण क्या होता है कि हर एक पर्सन का जो प्रॉपर रिस्पांसिबिलिटीज वगैरह उनको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के जो रेगुलेशंस वगैरह उनको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक को अपने अपने एनुअल टारगेट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर पार्ट को कितना मतलब वेस्ट कलेक्ट करना है, कितने को रिसाइकिल करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये सब चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज कम्स वेस्ट डिस्पोजल का। पीछे तो हमने देख लिया कि वेस्ट को हमने इकट्ठा कर लिया, किसकी रिस्पांसिबिलिटी थी वो हमने देख लिया हमने।
राइट नाउ अगर आप समझेंगे कि हमारा वेस्ट डिस्पोजल स्पेशली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का, हमारे इसके लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है। अगर रेगुलेशन नहीं है तो बेस्ट तरीका क्या है? लैंड फिलिंग। मतलब आप सिंपली जमीन के नीचे डाल के जमीन के नीचे उसको दबा दो, राइट। और डंपिंग और बर्निंग जो ये होते हैं ना, ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं, लेकिन ये बैंड है राइट नाउ इंडिया के अंदर। तो डंपिंग एंड बर्निंग आप कर नहीं सकते। इसका मतलब आप सिंपली लैंड फिलिंग कर सकते हो। लैंड फिलिंग का मतलब होता है कि आपने जमीन, जस्ट सपोज ये जमीन है, आपने यहां पर गड्ढा किया, ठीक है। अब देखिए आपने यहां पर अगर गड्ढा कर लिया तो क्या करेंगे आप? यहां पर बहुत सारी ऐसी चीज जो भी आपके सोलर वेस्ट वगैरह है इन सबको आप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ऊपर से आप क्या करेंगे? फिर से मिट्टी डाल देंगे, ठीक है, मिट्टी डाल देंगे। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज लैंड फिलिंग। बट ये चीजें हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इसलिए नहीं है बिकॉज जितने भी सोलर कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी विंड के एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबके अंदर कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। और आप जानते हैं कि जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं उन सबके अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सोचिए अगर इन सब चीजों को हम ओशन के अंदर डंप कर देंगे या फिर अगर हम जमीन के अंदर डंप कर देंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी टॉक्सिसिटी है वो सब लीच होकर हमारे एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगी, हमारे फूड चेन के अंदर आ जाएगा और तब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मेन चीज यहां पर है लेड और कैडमियम के बारे में। देखिए जितने भी सोलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनके अंदर लेड और कैडमियम एसेंशियली होता ही होता है। जितने भी सोलर सेल्स वगैरह होते हैं उन सबके अंदर लेड और कैडमियम होता है। आपने देखा होगा जितने भी सोलर के सेल्स होते हैं, ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि कभी भी हमें सोलर के सेल्स को अपने जीभ से टच नहीं करना चाहिए, हमें अपने टंग से कभी टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज उसके अंदर लेड प्रेजेंट होता है और लेड इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। लेड अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमें कहीं ना कहीं हार्म क्रिएट कर सकता है। इस कारण ये बेसिकली सजेस्ट किया जाता है कि हमें कभी भी उसको अपने टंग से टच नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज, अगर आप देखेंगे कि जितने भी लेड होते हैं ऑलमोस्ट 90% जो टोटल जितने भी मतलब चीजें होती है, जितने भी टोटल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से लेड निकलता है। ऑलमोस्ट 40% ऐसे जिसके अंदर से कैडमियम निकलता है। और ये दोनों ही हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छी भी चीजें नहीं है। इसके अलावा जितने भी आपके सोलर सेल्स वगैरह होते हैं, अब देखिए अगर आप सोलर सेल्स को अगर आप जलाएंगे, ये तो हमने देखा कि अगर आप उसको डंप करेंगे या फिर लैंडफिल करेंगे तो उसके अंदर से जितना भी यहाँ पर जो ये सब लाइट कैडमियम है सब निकल के बाहर हमारे फूड चेन के अंदर आ जाएगा, राइट। एक चीज हमने देखा। सेकंड चीज, अगर आप उसको जलाओगे, उसको बर्न कर दोगे तो उसके आसपास में क्या होता है? एक पॉलीमेरिक इनकैप्सुलेंट लेयर होता है। मतलब सोलर सेल्स के आसपास में एक ऐसा लेयर होता है जिसके अंदर कुछ सल्फर डाइऑक्साइड और आसपास के कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जलाते ही वो सबके सब टॉक्सिक गैसेस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे एनवायरमेंट के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कारण प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। थर्ड चीज ये है, अब देखिए आपने ये देख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी। सेकंड आपने ये देख लिया कि किस तरीके से उसको बर्न करना है, फिर क्या करना है हमने देख लिया। बर्निंग नहीं करनी है, लैंड फिलिंग नहीं करनी है, तो क्या करना है हमें? उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए जो एक रिसाइकलिंग होती है स्पेशली सोलर प्रोडक्ट्स की, वो बहुत ही मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जहां पर डिसमेटलिंग करनी होती है, डिसअसेंबली करनी होती है, डिस्ट्रैक्शन मतलब जो भी एक्सट्रैक्शन करना होता है, ये सब करना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसमेंटलिंग? डिसमेंटलिंग का सीधा सा मतलब है एक पर्टिकुलर बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिसमेंटल कर देना, ब्रेक कर देना। डिसअसेंबली का मतलब क्या है? एक छोटे पार्ट को फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना, उसे कहते हैं डिसअसेंबल करना। एंड थर्ड चीज कॉल्ड इज एक्सट्रैक्शन। अब मान लीजिए जो भी आपके छोटे छोटे पार्ट्स आए हैं, हर एक पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ मेटल्स होता है, उनके अंदर से वो मेटल को निकाल लेना, दैट थिंग इज कॉल्ड इज एक्सट्रैक्शन। तो डिसमेंटलिंग, डिसअसेंबली और एक्सट्रैक्शन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप डिसमेंटलिंग की बात करेंगे, एक बेसिकली एक टाइप का मैनुअल प्रोसेस होता है कि जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो, उसके नट एंड बोल्ट्स वगैरह खोलते हो। लेकिन कुछ ऐसी मतलब ऐसी इंडस्ट्री, ऑटोमेटेड इंडस्ट्री बन गई है जहां पर ये चीजें ऑटोमेटेड होनी भी स्टार्ट हो गई है, बट लार्जली अभी भी ये मैनुअल प्रोसेस है। सेकंड चीज, अगर आप डिसअसेंबली की बात करेंगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैकेनिकली होती है, थर्मली होती है और केमिकली होती है। जैसा मैंने आपको बताया, एक कंपोनेंट अगर खुल गया है, उसके आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली आप उसको मैकेनिकल फोर्स का यूज करोगे। आप वहां पर फिर हाथ से यूज नहीं कर सकते हो, राइट। आप वहां पर अपने थर्मल चीजों का यूज करेंगे, अपने केमिकल्स को यूज करोगे ताकि उसको और ज्यादा ब्रेक किया जा सके। सिमिलरली अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करते हो, बहुत सारा काम करते हो, तो आप इन सब चीजों को फास्ट कर सकते हो और ज्यादा ऑटोमेट कर सकते हो ताकि ये सब चीजें और ज्यादा फास्ट हो जाए और जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो और ज्यादा स्पीड अप हो जाए। थर्ड चीज, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट ना हो जो कि किसी दूसरी कंट्री के पास प्रेजेंट है। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज है उसके अंदर अगर हम किसी दूसरी कंट्री से लाकर के टेक्नोलॉजी लाकर दें तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। उसके अंदर से जितना भी वेस्ट वगैरह है हमारे अंदर, उनके अंदर से हम उसके अंदर से मेटल निकाल सकते हैं और उस मेटल को हम फिर से एक टाइप का रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसा हमने पीछे देखा था कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इस यहां पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज कम्स, जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है वहां पर इनोवेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए पैसा चाहिए। देखिए पैसा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि किसी भी इंडस्ट्री को बनाया या फिर बिगाड़ सकता है। सिमिलरली जो फाइनेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसाइकलिंग इकोसिस्टम। नो, इसके लिए जो पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उन सबको यहां पर इंकरेज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई भी पर्सन आपसे रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज बनाने की बात करे तो आप उनको लो इंटरेस्ट रेट पे अपने लोन्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए ताकि वो ऐसे प्लांट्स वगैरह बना सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये काम ये भी हो सकता है कि जितने भी ऐसे फैसिलिटीज वगैरह बनती है जहां पर वेस्ट रिसाइकल हो रहा है, उनको कम से कम कुछ ना कुछ वेस्ट वगैरह देते रहे ताकि ये फैसिलिटीज बंद ना हो जाए, इनके पास कुछ ना कुछ काम रहे, वो काम करते रहे। सिमिलरली ऐसे फैसिलिटीज को यहां पर एक ग्रीन सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है जिसके थ्रू क्या होगा, ऐसी कंपनीज जो कि एनर्जी वेस्ट
को रिसाइकल करती है, इन सबको ग्रीन सर्टिफिकेट दो, ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई पैसे वगैरह अगर रेज करने हैं तो इजीली उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की यूज से उन पैसे वगैरह को रेज कर सके। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिजाइन, मतलब कुछ यहाँ पर तरीके वगैरह बताया। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो टॉक ऑफ डिजाइन एंड क्वालिटी। देखिए, जब भी हम कोई सोलर एनर्जी बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना होगा कि उसके डिजाइन और क्वालिटी को हम कुछ इस तरीके से बनाए ताकि उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कम से कम हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास पता है कि हमें लेड एंड कैडमियम ये सबसे अभी राइट नाउ सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं सोलर वोल्टिक सेल्स के अंदर, और हमें ये भी पता है कि लेड और कैडमियम दोनों ही हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है, तो क्यों ना हम उसके सब्स्टिट्यूट्स को वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर दे। अगर हम कैडमियम और लेड के कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ ले जो कि हमें इससे बेटर एफिशिएंसी मतलब वगैरह प्रोवाइड कर सके, और सेकंड चीज वो एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी डैमेज वगैरह ना करे, तो कहीं ना कहीं हम वेस्ट क्रिएशन को भी पूरी तरीके से रोक सकते हैं। वेस्ट अगर क्रिएट ही नहीं होगा तो हमें रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड फाइनली देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखिए, यहां पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि कोई भी चीज, कोई भी सोलर सेल्स, कोई भी विंड सेल्स अगर कुछ भी बन रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर क्वालिटी से ऊपर के हो, ताकि जो भी मतलब टेंडर वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उस चीज के अंदर इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज जो बन रहा है वो चीजें अच्छे मतलब क्वालिटी की होनी चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए अगर अच्छे क्वालिटी की होगी तो वो काफी लंबा चलेगा, राइट। लेकिन अगर गंदे क्वालिटी की होगी तो क्या होता है, अपने एंड ऑफ लाइफ से पहले ही वो चीजें कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, ठीक है। मतलब वो चीजें जैसे कि अगर एक सोलर सेल है जिसका एक एवरेज लाइफ 5 साल का होता है, बट अगर वो 2 साल के अंदर खराब हो जाए तो मतलब खराब हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि वो अपने प्री मेच्योर लाइफ के अंदर ही खराब हो गई है, और उसका मतलब होता है कि वेस्ट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो गया है। अर्ली लाइफ डैमेज होने के कारण वो चीजें डिस्कार्ड हो जाती है, उसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर क्वालिटी को इन्फोर्स करना, हमें इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ाना है, अगर ग्लोबल सप्लायर बनना है इन सब चीजों का, तो हमें क्वालिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली कंक्लूजन के रूप में जो ऑथर होती है वो ये बोलती हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसाइकलिंग है उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ऑल्दो राइट नाउ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, हमारे इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन स्टिल ये हमारे लाइफ के लिए एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बने तो पहली बात तो हमें फॉसिल फ्यूल को छोड़ना होगा। अगर हम फॉसिल फ्यूल को छोड़ रहे हैं तो हमें कोई ना कोई फ्यूल सोर्स चाहिए होगा, और उस पर्टिकुलर फ्यूल सोर्स के लिए सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सेकंड चीज, अगर हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है। अब उस डैमेज को बचाने के लिए हमें लेड एंड कैडमियम नाम के जितने भी चीजें हैं इन सब चीजों को हटाना होगा, उसके सब्स्टिट्यूट्स वगैरह ढूंढने होंगे। तो पॉइंट इज कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो सकता है, और इस चीज के ऊपर काफी सारा पैसा वगैरह, काफी सारा जो क्वालिटी वगैरह ये सब चाहिए होगा यहाँ पर। नाउ जो सस्टेनेबिलिटी होता है, इसके अलावा क्वालिटी को एम्प्लॉय करना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज वगैरह को यूज करना जिसके थ्रू कुछ न्यू जॉब्स वगैरह क्रिएट हो सके। सोचिए, अगर यहाँ पर एक पूरा का पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का एक साइकिल बन जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती है, तो कितने न्यू लोगों को यहाँ पे जॉब मिल सकती है। अगर इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी राइट नाउ जितने वेस्ट मैनेजमेंट के लोग सब है वो सबके सब कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं, बट उनको किसी भी टाइप का सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है। बट अगर हम इन सब चीजों को एक टाइप का फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेकर आए, वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हम एक फॉर्मल सेक्टर बना दे, तो जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर है वो सबके सब ऑटोमेटिकली फॉर्मल सेक्टर के अंदर आ जाएंगे, और उनको सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स वगैरह भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो राइट नाउ इंडिया का जो रिसाइकलिंग सेक्टर है वो भी इनफॉर्मल है, वर्कर के पास किसी भी टाइप का सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सेफ एनवायरमेंट प्रेजेंट नहीं है, और अभी उनके पास स्टैंडर्ड वेज भी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से अपने रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, अपने सर्कुलर सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कंट्री है वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल सप्लायर ऑफ सोलर सेल्स की तरह मतलब आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए, लास्ट में ऑथर ये स्टेटमेंट बोलती हैं कि हम चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट इसे इग्नोर करने का कॉस्ट क्या होगा वो हम ऑलरेडी जानते हैं। हमारा एनवायरमेंट ऑलरेडी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, हमारे एनवायरमेंट के जो हार्ड रिपोर्केशंस है, अनटाइमली रेनफॉल हो गया, अर्ली ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स हो गया, राइट। बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट चेंजेस के ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब हमारे सामने आनी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज इज नॉट द फ्यूचर, क्लाइमेट चेंज इज द प्रेजेंट, ठीक है। मतलब क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे 50 साल के बाद 100 साल के बाद होगा, बट क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो रहा है। इस चीज के ऊपर एक्शंस लेना, इस चीज के ऊपर स्टेप्स लेना, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे दोनों ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।